हेलो चिल्ड्रन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने बताया था इसमें यूरोप का जो फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा। इसको एक एक पार्ट पूरी तरह समझा जाएगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। आपको मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन कैसे क्या हुआ था ये समझाया था उस टाइम। सेकंड टॉपिक था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थर्ड है 1830 से 1848 के बीच क्या रेवोल्यूशन हुआ है, किस प्रकार कार्य किए गए हैं यूरोप में। फोर्थ पार्ट में जर्मनी और इटली के यूटिलाइजेशन एकीकरण की बात करेंगे हम लोग। फिफ्थ पार्ट में विजुलाइज नेशन है, मतलब नेशनलिज्म कैसे लोगों के अंदर पहुंचा, किस प्रकार उन्होंने अपने जो जाति धर्म और पता नहीं मोनार्की के लिए क्या क्या लड़ाई होती थी, वो लड़ाई खत्म करके वो नेशनलिज्म उनके अंदर आया। वो फिफ्थ पार्ट में है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और लास्ट नेशनलिज्म है इम्पेरिज्म। मैंने आपको बताया इम्पेरिज्म मीन्स होता है किसी दूसरे देश पे अटैक करके उसे अपने एक्वायर कर लेना। ये 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मैंने पहले चैप्टर को डिवाइड कर दिया था, एक एक चैप्टर उसके एक एक टॉपिक उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो पहला टॉपिक है इसका, फर्स्ट पार्ट जो किया गया है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपको पता है 1789 में, क्लास 9 में आपने पढ़ा ही है, क्लास 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। उस रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, मोनार्की को ख़त्म किया गया। इसका पहला पॉइंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। आपको पढ़ाया गया विच हैज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पहला नेशनलिज्म माना जाता है यूरोप का। क्यों? क्योंकि इसी के तहत मोनार्की को ख़त्म किया गया है और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया है, जनता का यहाँ शासन आया है। मैंने आपको क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, और क्लास 9 के लेक्चर में मैंने बताया था कि 1795 में 5 डायरेक्टरों का एक कमेटी बना दिया गया था, और वही पांचों डायरेक्टर लीड कर रहे थे फ्रांस को। तो वही है कि 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ उससे 1793 में लुई 16 का मरना, 1795 में वो 5 डायरेक्टर की एक कमेटी बनाना, इससे नेशनलिज्म का स्टार्ट होता है यूरोप में। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो मेन पॉइंट है, फ्रेंच पीपुल डिमांडेड एबोलिश ऑफ मोनार्की एंड इस्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, इसके तहत क्या हुआ, इस रेवोल्यूशन से क्या हुआ, उन्होंने मोनार्की को पूरी तरह समाप्त कर दिया, मोनार्की को एबोलिश कर दिया और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। ये 2 पॉइंट इसमें किए गए। 1789 के रेवोल्यूशन ने क्या किया, मोनार्की को ख़त्म किया, जनता का शासन आया और एक तरह का डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है फ्रांस में। इस 1789 के रेवोल्यूशन के बाद किस प्रकार फ्रांस चेंज हुआ, क्या क्या फ्रांस में चेंजिंग हुई, वो पॉइंट जानेंगे। आप लोग को डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज़ द चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय क्या चेंजेज हुए, किस प्रकार का शासन आया है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। तो पढ़ेंगे क्या चेंजेज हुआ 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन के बाद किस प्रकार के चेंजेज हुए हैं फ्रांस में, वो जानते हैं। और इस फ्रांस के चेंजिंग से यूरोप को क्या फ़र्क पड़ा है, वो लोग हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो इसमें पहला जो चेंज हुआ वो हुआ है ला पैट्री एंड ला सियोटिन एम्फेसाइज्ड यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट। बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसमें 2 वर्ड थोड़े अलग लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है, ला पैट्री क्या होता है, ला सियोटिन क्या होता है। तो समझिए, ला पैट्री मीन्स होता है फादरलैंड, द फादरलैंड। ला सियोटिन मीन्स क्या होता है, सिटीजन ऑफ कंट्री, यानी देश के लोग। सिंपल कहने का मतलब है इस पूरे सेंटेंस का कि फ्रांस में अब लोग अपने देश को अपना फादरलैंड समझते थे। पहले क्या था, मोनार्की ही सब कुछ था, मोनार्की के सामने जो किया गया कार्य किया जाता था मोनार्की के अकॉर्डिंग किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, ला पैट्री हो गया, यानी फादरलैंड बन गया। क्या, लोगों का देश, लोगों का देश उनका फादरलैंड बन गया। दैट इज द मेजर चेंज इन फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सेकंड क्या है, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। बहुत बार बताया गया आपको, बार बार मैं कहा हूँ कि क्या होता है रेवोल्यूशन में, क्या हुआ, मोनार्की जो थी उस मोनार्की का पावर कॉमन पीपल में चेंज कर दिया गया, मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया था। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा जो फ्रांस का लास्ट किंग है वो लुई 16 है।
लुई 16 1793 में मर गया। 1793 में उसका मरना फ्रांस में मोनार्की का समाप्त है। तो वही बोल रहा है पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, यानी मोनार्की से अब पावर चला गया कॉमन पीपल। और क्या हुए, इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग। आपको ये भी पढ़ाया गया होगा 1795 में फ्रांस में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसी के अकॉर्डिंग न्यू फ्लैग बने हैं। क्योंकि आपको पता है फ्रांस पहले कई सारे टुकड़ों में बटा था, अलग अलग सबके झंडे थे, लेकिन ये न्यू फ्लैग आने का मतलब है पूरा फ्रांस एकजुट है और उनका एक ही फ्लैग और एक ही एंथम है। क्लियर। तो 3 पॉइंट आपके चेंजेस क्या हुए। पहला चेंज हुआ कि लोगों का अब देश ही उनका फादरलैंड है। दूसरा, मोनार्क से पावर कॉमन पीपल में चला गया। थर्ड, न्यू फ्लैग और नए एंथम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी घटना 1789 के बाद हुई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है फ्रेंच बीकेम द नेशनल लैंग्वेज। हाँ, फ्रांस ने अब अपना एक नेशनल लैंग्वेज बना लिया और वो नेशनल लैंग्वेज है फ्रेंच। लास्ट पॉइंट क्या है, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। हाँ, मैंने आपको बताया था 1795 में 5 डायरेक्टर हुए थे। हाँ, तो वो कॉमन पीपल उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी वो जो जनरल होंगे वो पूरे फ्रांस में किस प्रकार की नीतियाँ बनेंगी, किस प्रकार की पॉलिसी बनेंगी, इसको डिसाइड करते थे। और इनको बनाने वाले कौन है, कॉमन पीपल। मैंने भी लेक्चर में बताया था और पीछे क्लास में आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा कि 5 डायरेक्टर बने थे, उसमें 2 कुलीन वर्ग के थे, 2 मिडिल ग्रुप के थे और लास्ट जो है वो 3rd स्टेज का था। सर ने डिवाइड किया होगा 3 पार्ट में फ्रांस के सोशल समाज को, तो उसमें आपको उन्होंने बताया होगा। तो यही 5 लोग थे जो कॉमन पीपल द्वारा इलेक्ट होंगे। एंड रीनेम नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली का नाम बदल दिया गया। पहले मोनार्की था, मोनार्की अपने हिसाब से काम धाम करती थी, लेकिन अब उस नेशनल असेंबली का नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब लोगों को ये बताना जरूरी था कि मोनार्की खत्म हो गया है और अब जो जनरल हैं वो जनरल कॉमन पीपल द्वारा इलेक्टेड है। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस किए गए। ये 5 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। 1-2 पॉइंट और हैं। एक और है, जैसे इंटरनल जो कस्टम होता था, पहले क्या था, फ्रांस में इधर से उधर ट्रेड जब करते थे तो उसमें कस्टम ड्यूटी लेना पड़ता, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। लेकिन जब कॉमन पीपल ने कहा फ्रांस एक हो गया, उनका यूटिलाइजेशन हो गया, एकीकरण हो गया, तो किस प्रकार का कस्टम देना, तो वो कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया, एबलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। तो ये 5 to 6 पॉइंट है जिन्हों आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, आफ्टर रेवोल्यूशन व्हाट इज़ द चेंजेज इन फ्रांस, फ्रांस में किस प्रकार के चेंजेज हुए। तो ये 5 to 6 पॉइंट याद रखिएगा, इस प्रकार का चेंज हुआ है। आपने आगे पढ़ा हुई होगा कि 1799 में 5 डायरेक्टर जरूर बन गए थे फ्रांस में, लेकिन 1799 में फ्रांस में एक बड़े शासक का उद्भव हुआ है और वो शासक है नेपोलियन बोनापार्टा, फ्रांस का बहुत बड़ा नाम। तो 1799 में क्या किया, नेपोलियन ने सारे आर्मी पर अपना नियंत्रण लगा लिया, कंट्रोल कर लिया उनको, और उनके हेल्प से जो 5 डायरेक्टर थे उन 5 डायरेक्टर को उसने मार दिया था। 5 डायरेक्टर को मारकर 1799 में यह काउंसिल बना। और आप जानते ही होंगे 1804 में 1804 में यह फ्रांस का पूरा तानाशाह बन गया। वही है सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 में नेपोलियन ने अपने हिसाब से फ्रांस में कानून और रेगुलेशन लाने की कोशिश किया। इसी 1804 सिविल कोड को हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। नेपोलियन कोड, व्हाट इज क्या नेपोलियन कोड है, मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। नेपोलियन ने कुछ रूल और रेगुलेशन बनाया था कि भाई फ्रांस की जनता, आपको यही काम करना है और इस प्रकार उस काम को करना है। वही है नेपोलियन कोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपसे पूछा गया है नेपोलियन कोड, व्हाट इज द नेपोलियन कोड। कभी इसके पॉजिटिव पॉइंट पूछता है, कभी निगेटिव, कभी कह देता है दोनों पॉइंट बताइए। तो ये जो है ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और ये जो है इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं। 1795 में किसी प्रकार जनता डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश की थी, लेकिन उसे क्या पता था 1799 में नेपोलियन एक शासक आएगा और उनके डेमोक्रेसी को ख़त्म करके डिक्टेटरिज्म लाएगा। वही किया नेपोलियन ने। 1799 में यह फ्रांस का तानाशाह बन गया और अपने अकॉर्डिंग इसने फ्रांस के रेगुलेशन को रेगुलेट किया। कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं इसके, कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। पहला है, क्या किया इसने, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी लोग समान होंगे। जिस प्रकार एक के लिए जो कानून है वही दूसरे के लिए भी कानून होगा। क्या अमीर क्या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इक्वलिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। सेकंड है,
राइट टू प्रॉपर्टी यानी सबके अपनी संपत्ति पे अधिकार, बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले इंडिया में भी जो फंडामेंटल राइट है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन कुछ कारण उसे हटा दिया गया, डिस्कस किया जाएगा कभी। सबको अपनी संपत्ति का अधिकार। फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जमींदारी। पहले क्या होते थे? बहुत सारे जमींदार होते थे, कई सारे लोगों को अपने अंदर गुलाम बना रखते थे, जमींदार बहुत सारे होते थे। तो इसने क्या किया? जमींदारी उन्मूलन कर दिया, जमींदार को खत्म कर दिया, जमींदारी को उन्मूलन कर दिया, गुलामी खत्म कर दी। नेक्स्ट, फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम यानी गुलामी को इसने पूरी तरह खत्म कर दिया। यही पॉइंट है, मतलब उसमें क्या किया? जमींदारी को ख़त्म किया, फिर इसने जो गुलाम उलाम वहाँ बनते थे उस गुलामी को इसने ख़त्म कर दिया। दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। क्या हुआ 1799 में जब नेपोलियन आया तो उसने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए हैं, वही चेंजेस नेपोलियन कोड है। पहला क्या है? इक्वलिटी इस्टेब्लिश की, सभी लोग समान, क्या अमीर क्या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी, सबको अपनी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट वन, फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड यानी जमींदारी को खत्म कर दिया। फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडम यानी गुलामी को खत्म कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन थे, जिस प्रकार ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, रोक लगाई गई थी, उन सारे टैक्स को इसने खत्म कर दिया। ये हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट नेपोलियन के, आप नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। इसके कुछ निगेटिव पहलू भी हैं। पहला क्या है? इंक्रीज टैक्स, बहुत बड़ा उदाहरण निगेटिव पहले, बहुत टैक्स लगाया इसने, जो निचले सामान्य वर्ग के लोग थे उन पर बहुत टैक्स लगाया। सेकंड, सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड यानी सेंसरशिप को खत्म कर दिया। जो लोग नेपोलियन और उसके आर्मी के खिलाफ जाते थे या मीडिया में कुछ ऐसा लिखा जाता था, उस सारे को बंद कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को खत्म कर दिया, मतलब कोई भी नेपोलियन के खिलाफ नहीं जा सकता था। लास्ट, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, हर एक घर में हर एक इंसान को मजबूर किया जाता था कि आप नेपोलियन के आर्मी को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये इसके निगेटिव पहलू थे। ये पॉजिटिव पहलू है, 5 to 6 पॉइंट है, ये निगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पॉइंट ये है, निगेटिव पहलू ध्यान में रखिएगा, टैक्स का बढ़ाना, सेंसरशिप यानी नेपोलियन के खिलाफ जो जाएगा उसे मार दिया जाएगा, ज़बरदस्ती हर एक को नेपोलियन के आर्मी में सम्मिलित किया जाएगा। नीतियाँ इसकी चल पड़ी थी, लेकिन आपको 9th में बताया गया कि ये नीतियाँ ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाई, क्योंकि यूरोप के अन्य राष्ट्र मोनार्की टाइप के थे और उन्हें ये नेपोलियन का कार्य पसंद नहीं आया। 1814-15 में उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी थी वाटरलू की, और उस वाटरलू की लड़ाई में यूरोप के अन्य राष्ट्र मिलकर नेपोलियन को ख़त्म कर दिए थे, वार में उसे हरा दिए थे। उसके बाद उसे वियना की संधि करने के लिए मजबूर कर दिए। वियना की संधि 1815 में की गई यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन के बीच में, जिसके तहत फिर से फ्रांस में मोनार्की को धीरे धीरे अधिकार देने की बात कही गई है। तो ये कुछ पॉइंट है इसके। जो फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया गया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो इसमें कुछ पॉइंट पढ़ाया गया। पहले क्या 1789 के बाद क्या चेंजेस हुए, चेंजेस पूरे पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेपोलियन कोड आया 1799 में, और नेपोलियन कोड में क्या पॉजिटिव पहलू है और क्या निगेटिव पहलू है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या नेशनलिज्म यूरोप में किस प्रकार आया है, इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट राउंड पे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।